पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है लगाने से, कि नेचर हमें कुछ देती है, हमें नेचर को वापस देना है। जरूरत है इस देश में जमीन पर काम करने की। जमीन का पानी लोग निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। 2 मीटर प्रति वर्ष ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा था, जो कि एबनॉर्मल है, अनसाइंटिफिक है। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ग्राउंड वाटर इस तरह से नहीं मिल पाएगा अगर इसी तरह बर्बादी करते रहे। 20 सबसे प्रदूषित शहर, उनमें नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद टॉप पर आते हैं। जिन नदियों ने हमें जीवन दिया है, गंगा, यमुना, हिंडन, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, कितनी बुरी हालत है। जो सामाजिक हित का काम है हम उसे रिटायरमेंट की एज के बाद के लिए छोड़ देते हैं। अपने जल और जंगल और जमीन के लिए इसी तरह से प्रेरित रहें जैसे हमारे पूर्वजों ने इन धरोहरों को, इन रिसोर्सेज को हमें दिया है। आप कोशिश कीजिए कि क्या करना है, आप इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए क्या बनना है। तो जॉब देने वाला बनना होगा, तब हम इतने बड़े मुल्क को मैनेज कर पाएंगे। मैं विक्रांत ओंगड़ और मैं ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आज के टॉक में मुझे इनवाइट किया गया, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। स्टूडेंट्स जो यहाँ सुन रहे हैं इतने अटेंशन के साथ, मुझसे पहले कई स्पीकर्स ने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर कई चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे साथ पर्यावरण के इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है। और जैसा बताया गया कि मैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में हूँ, जो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव के से कनेक्टेड है। तो ये जो विषय है थोड़ा सीरियस टॉपिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आमतौर पर लोग इसको लेके थोड़े सीरियस नहीं होते हैं। तो जहाँ तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, और हम लोग पर्यावरण या पानी से जुड़े मुद्दों पर पॉलिसी लेवल पर कि किस तरह से बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, किस तरह से गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स को इनपुट दिए जाएं, और ग्राउंड पर किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग काम करते हैं। लगभग 2 दर्जन लिटिगेशंस एनवायरनमेंट या वाटर इश्यूज पर हम लोग पिछले 10-12 सालों में फाइल कर चुके हैं, जिन्हें आप PIL के नाम से जानते हैं। जनरली लोग PIL करते हैं सामाजिक हित में, कोर्ट्स में। तो लगभग 2 दर्जन लिटिगेशंस हम लोग पानी या पर्यावरण के मुद्दों पर, नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए कर चुके हैं। लगभग 1 लाख पौधे दिल्ली NCR में हम लोग पिछले 10-12 वर्षों में लगा चुके हैं। 1 दर्जन तालाबों को नया जीवन दे चुके हैं। साथ ही साथ लगभग 50,000 पौधों को हम लोग, पौधों को नहीं, क्योंकि पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है लगाने से। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से पूरे तरह से जो डेवलप हो चुका है एक पेड़, फुल्ली ग्रोन ट्री है, उसको काट दिया जाता है या कई बार कंक्रीटाइज कर दिया जाता है। तो हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम एक पूरे मैच्योर पेड़ को बचा सकें। तो ये एक मैंने थोड़ा निष्कर्ष बताने की कोशिश की है कि 10-12 सालों में हमने पर्यावरण या पानी के क्षेत्र में किस तरह से काम किया है। ये कुछ हाइलाइट्स थे। अब बात आती है, क्योंकि VO टॉक ने जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया है कि ये कैसे आमजन से जुड़ा हुआ है, क्या एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकती है। इस बारे में मेरा कहना मुश्किल है कि ये इंस्पायरिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन मैंने जो चुनौती चुनी 2010 के आसपास, क्योंकि 2007 में +2 करने के बाद जब मैं कॉलेज में आया, उसी दौरान से इन सब कामों पर मैं लग गया। उस दौरान जो मेरे साथ के युवा साथी थे, वो अपना कैरियर बनाने के लिए या दूसरे फील्ड में जाने के लिए एक तरह से मेहनत कर रहे थे। लेकिन उन दिनों में कैसे पानी बचे, पर्यावरण बचे, इस पर फोकस था। तो मेरे सामने, मुझे नहीं पता कि भविष्य कैसा होगा, लेकिन ये कोशिश थी कि जो पैशन है उसी को प्रोफेशन बनाना है और समाज कल्याण में काम करना है। तो क्यों मैं इस फील्ड में आया, ये एक बात अक्सर सामने आती है कि, और दूसरा किन कारणों से आए। तो क्यों मैं इस पर्यावरण संरक्षण के फील्ड में आया, इसके पीछे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई स्पीकर्स अपनी इंस्पिरेशन वाली स्टोरी में ये बात बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा, मुझे इस तरह से भाव आए। देखिए, कोई भी व्यक्ति खुद तय नहीं करता है। बहुत हद तक 30% तक उसका रोल होता है वो किस प्रोफेशन में आ रहा है। इस तरह के सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी प्रोफेशन वाइज डॉक्टर, प्रोफेसर या दूसरे फील्ड में जाना है तो बहुत हद तक आप तय करते हैं। अगर मैंने पर्यावरण के विषय को चुना तो उसमें मेरी फैमिली है, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, जो लिटरेचर मैंने बचपन में पढ़ा, क्योंकि मुझे एक लाइब्रेरी मिली बचपन से ही। जब मैं 6ठी
7वीं क्लास में था, तभी से मैंने बड़े बड़े विचारकों को पढ़ना शुरू किया और ये पूरा आध्यात्मिक माहौल बना। सोच थोड़ी आध्यात्मिक बनी कि नेचर हमें कुछ देती है, हमें नेचर को वापस देना है, सोसाइटी को देना है। और पर्यावरण दिल के नज़दीक था, क्योंकि मैं एक किसान बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और आज भी हो रहा है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर। तो मेरी जो शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन अलग अलग फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से मेरी ऐसी सोच बनी कि मुझे सामाजिक हित में कुछ करना चाहिए। और 2010 में मैंने या हमारे कुछ साथियों ने मिलके एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्योंकि 2010 से पहले मैं पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के विषय पर कॉलेज या स्कूल मैगजीन्स में लिखता था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, और मेरे एक साथी हैं विकास जी, वो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि देखिए केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। एक युवा किसी कॉर्नर में बैठ के पर्यावरण या सामाजिक मुद्दों पर लिखता रहे, कल को किसी बड़ी मैगजीन में आप लिखें, नहीं, जरूरत है इस देश में जमीन पर काम करने की। तो तभी हमने 2010 में जनवरी में तय किया, क्योंकि आसपास हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। जमीन का पानी लोग निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। जिस काम को हम 2 बाल्टी पानी में कर सकते हैं, उसके लिए हजारों लीटर पानी समरसेबल के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा था। तो हमने सबसे पहले गाँव में बच्चों को साथ लेकर के 2-3 गाँव में एक रैली निकाली पानी के ऊपर, जल जागरूकता के ऊपर। मीडिया ने हमें उसमें काफ़ी सहयोग किया। जब हम ये रैलियां कर रहे थे, जल जागरूकता कर रहे थे, तो तभी हमें किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देखिए आप पानी की बात गांव में तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि जितने बिल्डर्स हैं, 500 के करीब अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, इनमें कितना पानी बर्बाद हो रहा है। तो बिल्कुल ये काफ़ी चौंकाने वाला था कि बेसमेंट बनाने के लिए 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं, उस दौरान, और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ग्राउंड वाटर यूज हो रहा था, और उस वजह से 2 मीटर प्रति वर्ष ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा था, जो कि एबनॉर्मल है, अनसाइंटिफिक है। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ग्राउंड वाटर इस तरह से नहीं मिल पाएगा अगर इसी तरह बर्बादी करते रहे। तो हमने कहा कि हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, इतने रिसोर्सफुल लोगों के, इतने पावरफुल लोगों को हम कैसे पानी बर्बाद करने से रोक सकते हैं, बिल्डर्स को। गाँव में तो हम जागरूक कर सकते हैं। तो हमने हार नहीं मानी, हमने टारगेट किया कि हम इसकी डिटेल्स इकट्ठी करते हैं, क्योंकि मुंह से बोल देने से काम नहीं होता। आज हम आज़ाद मुल्क में हैं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्रेमवर्क है, आपके यहाँ कलेक्टर बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, कोर्ट है, जुडिशियल पावर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी 2010 में बन गया। तो आप ऐसे सीधे जाके किसी से ये नहीं कह सकते वहाँ बहुत पानी बर्बाद हो रहा है, आप इसको रोकिए। ये काम मैंने किया, खूब जूते घिसे, ऑफिसर्स के पास में जाता था, अथॉरिटीज़ में, कलेक्टर साहब के यहाँ, तो वो बड़े सरप्राइज रहते थे कि भाई कोई मतलब ऐसे युवा जिसको इस पे फोकस करना चाहिए, कैरियर पे या दूसरी चीज़ों पे, ये पानी पर्यावरण की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर लोग बहुत ही वैभवशाली जीवन की बात करते हैं, रिसोर्स जुटा रहे हैं अपने लिए, लेकिन कोई है तो वो सहानुभूति तो बहुत दिखाते थे, लेकिन सपोर्ट नहीं करते थे। तो पानी की बर्बादी को मैं नहीं रोक पाया, जो भी बिल्डर्स कर रहे थे। उसके बाद मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। एक ऑफिसर ने बीच में ये भी कहा कि कोई आपकी पिटाई भी कर सकता है इस फील्ड में, आप इस तरह से रोक रहे हैं। तो मैंने कहा पिटाई का तो खैर बाद में देखा जाएगा, अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वो तो अच्छी बात कर रहे हैं। पानी की बर्बादी रुकनी चाहिए, क्योंकि रोजाना लाखों करोड़ों लीटर अंडरग्राउंड वाटर जो हजारों सालों में तैयार हुआ होगा, उसको आप ड्रेन में डाल रहे हैं इलीगल तरीके से। तो हाईकोर्ट हम लोग गए, कोई खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद एनजीटी मुझे जाना पड़ा, और एनजीटी में 11 जनवरी 2013 को एनजीटी ने इसको बैन किया। अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अलाउ नहीं है, जो भी कंस्ट्रक्शन करना है एसटीपी के ट्रीटेड वाटर से आपको करना है, ये ऑर्डर आया। तो इस ऑर्डर के आने के बाद सभी ने सीरियसली लिया, हमारे काम की फिर एक तरह से प्रशंसा की। और देखिए ये जो मेरी कहानी या जो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें यह महत्वपूर्ण है कि एक आम व्यक्ति भी, एक गांव से निकले हुए कुछ युवा भी पर्यावरण के लिए किसी भी सामाजिक मुद्दे पर काफ़ी काम कर सकते हैं। क्योंकि बचपन से मैं ये सुनता आया हूँ कि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप रिसोर्सफुल होने चाहिए, आपके पास संसाधन होने चाहिए। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, और ये लड़ाई हम आज भी लड़ते आ रहे हैं पानी के लिए, पर्यावरण के लिए। आज भी हम कैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक फ्रेमवर्क बने, पानी की बर्बादी रुके, लोगों में जागरूकता आए, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ये चीज़ें हुई तो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑर्डर तो आप ले आए, पानी को रोकेंगे कैसे ज़मीन पे? बिल्डर्स तो अभी भी निकाल रहे हैं। तो हम लोग कोर्ट को बताते थे, एनजीटी की ओर से कमेटी भी आती थी। अल्टीमेटली एक दिन मैं एक और मीडिया ग्रुप के साथ
किसी स्टोरी पर काम कर रहा था, नोएडा में पूरे दिन था। मुझे शाम को पता चलता है आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है सेक्टर 39 थाने में नोएडा में, क्योंकि आप किसी बिल्डर की साइट पर आए हैं और आपने गार्ड का हाथ तोड़ा है और आप पिटाई कर रहे हैं, पानी रोकने के नाम पर आप एक्सटॉर्शन करने आए थे। वो पत्रकार बंधु भी यहां उपस्थित हैं, मैं उनके साथ था और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, जबकि मैं किसी साइट पर नहीं जाता। फोटोग्राफी के लिए हम केवल बाहर से फोटोग्राफी या पानी की बर्बादी हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, केवल वो करते हैं, अंदर कोई हम इस तरह से नहीं जाते, क्योंकि जिस दिन हम अंदर जाने लगेंगे हमारे खिलाफ एविडेंस मिल जाएंगे और अननेसेसरी फंसाया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि एफआईआर दर्ज हो रही है इतनी कम एज में एफआईआर, और हालांकि वो वापस ली उन्होंने, पता नहीं क्यों ली। और परिवार वालों के लिए भी एक चिंता का विषय था कि क्योंकि इसमें थ्रेट काफ़ी है और धीरे धीरे जो हमारे साथी थे वो शुरुआत में हमारे साथ थे, कम होते चले गए कि भाई इसमें कुछ मिलना भी नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई, फिर भी हम लोग रुके नहीं। और अभी जैसा मैंने बताया लगभग 2 दर्जन PILs अलग अलग एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर हम लोग कर चुके हैं, जिनमें काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए हैं। नेशनल पॉलिसीज़ में भी बनाने में सहयोग मिला है और लगातार कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में क्या है कि मेंटलिटी है कि केवल हम कैरियर बना लें, अच्छी जॉब पा जाएं। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम इतना बड़ा मुल्क हैं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, हमें अपने सामाजिक मुद्दों के लिए खुद आकर के खड़ा होना होगा। तो मैं इस पर्यावरण के संकट पर काम करने के लिए क्यों आया, क्यों मैं हवा और पानी की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज हम दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में की अगर सूची देखें, 20 सबसे प्रदूषित शहर, उनमें नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद टॉप पर आते हैं। क्या एक यूथ होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इसके लिए आगे आए? साथ ही साथ हमारी नदियों की हालत आप देखिए, जिन नदियों ने हमें जीवन दिया है, गंगा, यमुना, हिंडन, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, कितनी बुरी हालत है। तो हमें अपने कैरियर, अपने परिवार और अपने समाज का ध्यान रखते हुए, उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपनी इन सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना होगा। मुझे अक्सर ये बात सुनने को मिलती है आज तक भी कि भाई ये जो सामाजिक काम है, पर्यावरण का काम है, इतनी कम एज से कर रहे हो आप, ये तो रिटायरमेंट के बाद करने के काम है। मुझे ये बहुत हैरानी वाली बात लगती थी, हम सारे काम तो बचपन से या यंग एज में शुरू कर देते हैं जो अपने हित के काम है, लेकिन जो सामाजिक हित का काम है हम उसे रिटायरमेंट की एज के बाद के लिए छोड़ देते हैं, जबकि हमें ये क्लैरिटी भी नहीं है कि हम रिटायरमेंट के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद आपके अंदर इतना पैशन होगा, क्या आपकी हेल्थ इतनी अच्छी होगी? तो हमें अभी तय करना होगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन को तराशने के साथ साथ, अपना कैरियर बनाने के साथ साथ हम सामाजिक मुद्दों पर भी काम करें, अपने जल और जंगल और जमीन के लिए इसी तरह से प्रेरित रहें जैसे हमारे पूर्वजों ने इन धरोहरों को, इन रिसोर्सेज को हमें दिया है। और आप ये बिल्कुल चिंतित ना हो कि हम कैसे कर पाएंगे, ये बहुत आसान है, सिर्फ आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आप कर सकते हैं। जब मैं या हमारी टीम कर सकते हैं इतना पर्यावरण के लिए काम, और हमारी कोशिश है कि हम पीछे रह के काम करें। लाइमलाइट, ग्लैमर, ये सब अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि क्या करना है, आप इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए क्या बनना है। जब हम ये तय कर लेंगे हमें कुछ करना है, तो बनना और बाकी की चीज़ें तो सेकेंडरी में खुद आ जाएंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इसी चीज़ को हम केवल एनवायरनमेंट सेक्टर में ही रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ों को हमें, जैसे कैरियर की बात आ रही है, रोजगार की बात आ रही है, हेल्थ सेक्टर की बात आ रही है, स्टार्टअप्स की बात आ रही है, तो हमें इन्हीं चीज़ों को, इसी पैशन को दूसरे फील्ड में भी उतारना है, और ये पॉसिबल है। मुझे इंस्पिरेशन मिली मोहम्मद यूनुस साहब, जिन्हें पीस में नोबेल प्राइज़ मिला है, बांग्लादेश से हैं, ग्रामीण बैंक का उन्होंने कंसेप्ट शुरू किया है। तो वो बॉम्बे IIT में बोल रहे थे और उनसे एक युवा ने पूछा कि भारत जैसे देश के युवा को कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भारत और बांग्लादेश जैसे देश जो विकासशील देश हैं, जिनमें आबादी काफ़ी है, उनके युवाओं को केवल अपने रोजगार के लिए नहीं सोचना चाहिए, केवल अपने हित तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहाँ के युवाओं को, भारत के युवाओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद का रोजगार तो पैदा करें, साथ ही 10 और युवाओं को रोजगार दें। तो जॉब देने वाला बनना होगा, तब हम इतने बड़े मुल्क को मैनेज कर पाएंगे। और हमारे पास उसी चीज़ को मैं मिक्स कर रहा हूँ, बिजनेस, स्टार्टअप और एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। क्योंकि अगर बेहतर पर्यावरण होगा
तो बेहतर रोजगार होंगे। तो इसी तरह से इन चीज़ों को संभालना है और कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी विचारकों से प्रेरणा ली, तमाम गांधी जी और तमाम चीज़ों से, लेकिन करना हमें होगा। प्रेरणा ले सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमारी कोई मदद नहीं करेगा, चीज़ों को ग्राउंड पर करने में कोई मदद नहीं करेगा। उसके लिए हमें खुद सामने आना होगा और अपना जो समय है दूसरी चीज़ों में कई बार अननेसेसरी हमारा लग रहा होता, वहाँ से हमें समय निकालना होगा। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और जो हमारे सबसे बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे दुनिया के टॉप 10 रईस लोग हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। वो कहीं आगे हैं, क्यों? क्योंकि वो उन 24 घंटों का बेहतर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करके अपने पैशन को भी पूरा करें, अपने प्रोफेशन में भी कामयाबी हासिल करें और इस समाज के लिए बेहतर उदाहरण बन सके, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू वेरी मच।